वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं बॉब प्रॉक्टर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। विलिंगली गिव एंड ग्रेशियसली रिसीव वॉट यू डू टू एंड फॉर अनदर यू डू टू एंड फॉर योर सेल्फ। दोस्तों, इस दुनिया में पता है मेजॉरिटी किसकी है? यू विल फाइंड दिस थिंग, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, टेकर्स की है। टेकर्स का मतलब यह है कि यहां पर ज्यादातर लोग जो है इस दुनिया में चीजों को बटोरना चाहते हैं, और माइनॉरिटी जो है ये गिवर्स की है, जो इस दुनिया को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। एंड यू विल ऑलवेज फाइंड दिस थिंग कि जो गिवर्स हैं, जो दुनिया को देने के लिए तैयार है, कुछ ना कुछ देते हैं। जो भी अपनी कैपेसिटी है, जो भी अपने से हो सकता है, वो देने की कोशिश करते हैं। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पीस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे चैरिटी हो, चाहे कोई ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी सर्विसेज जिससे दुनिया का काम जो है वो और आसान हो जाए, इंसानों का और पूरी इकोसिस्टम का काम जो है वो अच्छा हो जाए। तो ऐसा नहीं है गिवर्स इज ऑल अबाउट चैरिटी कि फ्री में चीजें दे। इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक क्षेत्र में यू विल फाइंड कि जिन लोगों ने कुछ ना कुछ समाज को देने की कोशिश की है वो हमेशा खुश रहे हैं, क्योंकि देने में जो प्लेजर है ना, इफ यू गिव समथिंग, इफ यू शेयर समथिंग, राइट, और उसमें जो आपको प्लेजर मिलेगा वो प्लेजर मार्केट में नहीं मिलेगा। और टेकर्स जो होते हैं उनको ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम बटोरेंगे तो हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो बॉब प्रॉक्टर का ये कोट जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विलिंगली गिव एंड ग्रेशियसली रिसीव, जो कहते हैं ना कि आप जितना दोगे, ऊपर वाला जो है ना वो मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 करके वापस आपको वही चीज या फिर उससे भी अच्छी चीज जो है वो प्रोवाइड करेगा। डियर फ्रेंड्स, 26 सितंबर 2023 है आज, दिन है ट्यूसडे। एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर हैं टोटल 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल के साथ। बियॉन्ड ऑयल मोमेंटम इन इंडिया सऊदी टाइज कुड बी ए गेम चेंजर। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। अब रही बात सऊदी अरेबिया की, तो सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया के मैप को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा उसका कैपिटल रियाद, और यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले तो नेबरिंग कंट्रीज से शुरुआत करते हैं। तो 12 o'clock यानी कि राइट इन द नॉर्थ आप देखेंगे इराक, राइट। फिर इराक के साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया। उसके बाद आता है कुवैत, एक छोटा सा देश है। कुवैत सिटी इसका कैपिटल है, एज यू कैन सी, राइट। उसके बाद पर्शियन गल्फ जो है, ये वाला पानी का पोर्शन जो है उसके साथ सटा हुआ है सऊदी अरेबिया। फिर बहरीन नाम का एक देश है, छोटा सा आइलैंड नेशन है। इसके बारे में हमने बात की थी, नहीं सॉरी, इसके बारे में बात अभी पेंडिंग है अब्राहम अकॉर्ड्स के। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने अब्राहम अकॉर्ड्स पर आपके साथ सारी डिस्कशन कर ली है। द रीज़न इज मैंने वो जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार कर लिया है। विल टॉक अबाउट इट वेरी सून। यहाँ पर आप देख सकते हैं कतार है, दोहा इसका कैपिटल है। देन ऑफ कोर्स यूएई आप जानते हैं, ओमान भी काफ़ी फेमस है। एंड देन यू हैव यमन हियर। यहाँ पर अगर आप आएंगे इस साइड, देन यू विल सी रेड सी के साथ सटा हुआ है। तो दो जगह है, एक तो पर्शियन गल्फ है और एक जगह एक साइड पर है रेड सी। यहाँ पर आप देखिए पोर्ट सुदान है, ये सुदान का एक पोर्ट है, और ये काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि सुदान में से जो लोगों को इवैक्यूएट किया ना, भारत के लोगों को इवैक्यूएट किया भारत की सरकार ने, तो वो जो ऑपरेशन है उसका ऑपरेशन का नाम क्या है? याद आ रहा है कुछ? कमेंट सेक्शन में इस आंसर को ज़रूर दीजिएगा। आपको ईजिली इस पर से एक प्रश्न जो है वो मेंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से पोर्ट सुदान से जो हमारे इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट करके जिद्दा लाया गया, और यहाँ पर मक्का मदीना देख सकते हैं, दैट इज़ इन ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया। फिर थोड़े हम यहाँ पर ऊपर जाए तो जॉर्डन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एज यू कैन सी इजिप्ट भी बहुत दूर नहीं है, सुएज कैनाल भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, राइट। सो दिस इज सऊदी अरेबिया, राइट। और दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्टी डेजर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, रुब अल खाली दी एम्प्टी क्वार्टर, राइट। सैंड ड्यून्स वाला डेजर्ट अगर कोई है, राइट, वैसे से दुनिया का सबसे बड़ा सैंड ड्यून्स वाला डेजर्ट, राइट। वैसे सहारा डेजर्ट जो है वो दैट इज़ द बिगेस्ट वन।
लेकिन सैंड ड्यून्स जो बड़े बड़े रेत के पहाड़ों की बात करें तो इट इज़ दिस वन, रुब अल खालिदी एम्प्टी क्वार्टर। और हमारे एक स्टूडेंट भी वहाँ पर रहते हैं, राइट? इनकी कमेंट आप हर रोज़ पढ़ते हैं, तो आई एम श्योर आप जानते हैं, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट साद। साद जो है वो जिद्दा में रहते हैं, वहाँ पर काम करते हैं। ओके, तो ये हो गई सऊदी अरेबिया के लोकेशन और मैप की बात। अब दोस्तों, हमारा देश भारत जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी अभी आप जब से देखेंगे कि इसमें तो आपको मानना पड़ेगा कि मोदी सरकार जब से आई है, मोदी सरकार 1.0 जो है उसमें भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग क्षेत्रों के साथ रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। और मोदी 2.0 में तो ऐसा हुआ कि हमारे जो एस जयशंकर साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वही हमारे फॉरेन मिनिस्टर बन गया। तो एक एक्सपर्ट जो हैं इस फील्ड के, वो इस मिनिस्ट्री के, इस मंत्रालय के मंत्री बन गए, राइट? ही बिकेम द टॉप लीडर एज फार एज MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज कंसर्न। तो उसके बाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं, तो दैट इज मिडिल ईस्ट, या फिर आप इसको वेस्ट एशिया भी कह सकते हैं, दोनों एक ही क्षेत्र हैं। और मिडिल ईस्ट में भी सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हुए हैं। अभी हाल ही में G20 की जो समिट थी ना, तो उसी टाइम पर क्राउन प्रिंस MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो स्टेट विजिट के लिए भारत की यात्रा पर आए। आपको याद है ना, जब USA में हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट के लिए गए थे, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये स्टेट विजिट जो है वो अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हमारे देश की स्टेट विजिट पर आ रहे हैं या फिर आए थे, तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि G20 के साइड टू साइड में भारत सऊदी अरेबिया के साथ इस प्रकार की इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा है। तो सऊदी और इंडिया के रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, कितने अच्छे हो चुके हैं। फिर IMEC के बारे में हमने विस्तार से कल भी चर्चा की थी, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। MBS जो हैं यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, उनकी ये 4 सालों के अंदर दूसरी स्टेट विजिट है। दिस इज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस। पोस्ट G20 इंडिया और सऊदी की मीटिंग हुई और 8 बड़े बड़े MOUs जो है वो साइन हुए बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि विजिलेंस पर, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी, जो समंदर का पानी है उसको मीठा करना, तो ये चीज़ है। फिर माइनर अंडरस्टैंडिंग हुई IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ये सारे क्षेत्रों पर माइनर अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत सारी चीज़ों पर हम दोनों देशों के बीच में MOUs हुए हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया का मीन्स सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया जो है वो उनका सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया जो है ये 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये आंकड़ा जब हम समझ लें, ये चीज़ें जब हम समझ लें, तो पता चलता है कि नहीं, इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 2022-23 में दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है ये $52.75 बिलियन का रहा, और सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया का एक लंबे समय से, आप समझ लीजिए कि लगभग 1 दशक से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है कि भारत का टॉप क्रूड सोर्स रहा है, टॉप क्रूड सप्लायर रहा है, और भारत सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा ऑयल का कस्टमर रहा है। अभी रशिया से हम ज़्यादा ऑयल खरीदने लगे हैं क्योंकि जो युद्ध चल रहा है और जो डिस्काउंट रशिया प्रोवाइड कर रहा था, तो इसकी वजह से सऊदी अरेबिया जो है वो नंबर 2 पर पहुंच गया। लेकिन एक लंबे समय से सऊदी अरेबिया ही, और फ्यूचर में भी सऊदी अरेबिया जो है वो टॉप पोजीशन पर होपफुली आ जाएगा। और टॉप पोजीशन पर नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप खराब हो गया। जहाँ से इंडिया को एक रीजनेबल रेट पर ऑयल मिलेगा तो इंडिया वहाँ से ही खरीदेगा। इसी के साथ, जैसे मैंने खास करके जो हमारे स्टूडेंट का नाम लिया, वो इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि हमारी बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी जो है वो सऊदी अरेबिया में रहती है, और हर साल सऊदी अरेबिया में हमारे देश के 1,75,000 जितने मुसलमान जो हैं वो हज की यात्रा पर जाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, इंडोनेशिया के बाद अगर सबसे बड़ा कोटा किसी देश का है, राइट, ये कोटा दिए जाते हैं कि अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कोटा होता है। तो मोदी सरकार आने के बाद ये कोटा जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो इंडोनेशिया नंबर 1 है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री अगर कोई है तो दैट इज़ इंडोनेशिया। और उसके बाद
हमारे देश भारत को सबसे बड़ा कोटा जो है वो दिया जाता है। अगर सेकंड नंबर पर हम नहीं है तो आई थिंक टॉप 3 में तो हैं ही, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स नॉट कि आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, बट यू कैन यूज दिस नॉलेज समवेयर। जब भी कभी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बात आती है या फिर माइनॉरिटीज़ की बात आती है, देन वी कैन टॉक अबाउट इट कि भारत सरकार ने इतना बड़ा कोटा जो है वो हासिल किया फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो ये सारी चीज़ें डिप्लोमेसी से ही होती है। इंडो सऊदी रिलेशंस जो हैं वो एनर्जी पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी उनसे खरीदते थे या खरीदते आए हैं। पहले यह था दोस्तों, जो पर्शियन गल्फ है ना, जो मैंने आपको दिखाया, तो पर्शियन गल्फ के नॉर्थ साइड यानी कि इराक और ईरान से हम बहुत ज़्यादा ऑयल खरीदते थे। और हमारे यहाँ पर जो ऑयल आता था, ये मीन्स ऑयल में भी अलग अलग कैटेगरीज है। एक वीडियो क्यूरियसली एजुकेशन पर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा उसको। स्वीट ऑयल क्या होता है, सावर ऑयल क्या होता है, राइट, लाइट ऑयल, हेवी ऑयल के डिफरेंस क्या है, वो मैंने समझाए थे। तो पर्शियन क्रूड जो हैं, खास करके जो इराक और ईरान से जो ऑयल आता था, वो लाइटर क्वालिटी का ऑयल था। तो हमारे यहाँ पर रिफाइनरीज जो हैं वो उस प्रकार की थी कि हम ये लाइटर लेवल का या फिर लाइटर क्वालिटी का जो ऑयल है उसको यहाँ पर रिफाइन कर सकें। नाउ द थिंग इज, रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि आपके पास रिफाइनरी है तो आप किसी भी प्रकार के ऑयल को रिफाइन करेंगे, राइट। ये एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात मैं आपको बताऊं, थोड़ी डीपर लेवल की बात है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ऑयल आ जाएगा और हम उस ऑयल को रिफाइन कर देंगे। नहीं, लाइटर क्रूड होता है, हेवी क्रूड होता है, स्वीट और सावर होता है। डिफरेंस वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो हमारी रिफाइनरीज इराक और ईरान का जो ऑयल था उसको रिफाइन करने के लिए अलाइंड थी या फिर कस्टमाइज्ड थी। फिर धीरे धीरे सऊदी से इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ने लगा, क्योंकि इराकी और ईरानियन इश्यूज, यानी कि इराक में युद्ध की सिचुएशन हो गई, फिर ईरान जो है उस पर सैंक्शंस लग गए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उसके बाद हमने सऊदी पर अपना डिपेंडेंस जो है वो इंक्रीज़ कर दिया। और सऊदी अरेबिया ने हमारी जो जामनगर में रिफाइनरी है ना रिलायंस की, तो वहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया कि सऊदी से जिस क्वालिटी का ऑयल आ रहा है उसको रिफाइन करने के लिए जामनगर की रिफाइनरी जो जिसमें जो भी टेक्निकल अपग्रेडेशन चाहिए था वो सारी चीज़ों में इन्वेस्ट किया। तो फिर हम जो ये सदर्न गल्फ क्रूड है, यानी कि पर्शियन गल्फ के साउथ यानी कि सऊदी अरेबिया से जो ऑयल आता था, तो इन सारे ऑयल को हम यहाँ पर रिफाइन करने लगे। इसी के साथ जो MBS हैं उन्होंने एक मीन्स प्लेज भी किया है कि वो $50 बिलियन महाराष्ट्र की रिफाइनरी को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और इसमें अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी भी पार्टनरशिप में है। अब यहाँ पर लैंड एक्विजिशन को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके साथ MBS ने ये भी कहा है कि वो गुजरात फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी जो है ना, गिफ्ट सिटी गुजरात में गांधीनगर में, तो उसमें $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी सॉवरेन वेल्थ फंड ऑफिस जो है उसको यहाँ पर गिफ्ट सिटी में खोला जाएगा। फिर ये जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि सऊदी नेवी ने इंडियन एक्सपैट्रिएट यानी कि हमारे जो NRIs सूडान में रहते थे उनको इवैक्यूएट करने में मदद की थी सऊदी ने, और काफ़ी अच्छी तरीके से मदद की थी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी जो बहन है, राइट, और उनके हस्बैंड यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरा भांजा, दिस मीन्स ये पूरा परिवार जो है और उनका परिवार, दे यूज्ड टू लिव इन खर्टूम जो सूडान में है। सूडान का जो कैपिटल है वहाँ पर ही वो रहते थे। वहाँ पर मीन्स सेकंड जनरेशन है, मीन्स उनके जो मेरे जीजा जी हैं तो उनके फादर वो वहाँ पर रहते थे। और एज यू कैन सी कि मीन्स एक मीन्स जनरेशन से वहाँ पर रहते थे खर्टूम में, कसाला और खर्टूम में। कसाला इज़ नियर समवेयर इथोपियन बॉर्डर। तो हमारे परिवार के लिए तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि वहाँ पर ये युद्ध जैसी सिचुएशन हो गई। और फिर जैसे ये सऊदी और भारत ने मिलकर खास करके इंडिया का एक ऑपरेशन हुआ, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ आपको, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दे वर इवैक्यूएटेड एंड आई नो दिस बिकॉज मेरा फैमिली वहाँ पर था, तो आई नो कि कैसे भारत सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया। और जब सऊदी गए तो सऊदी सरकार ने भी बहुत अच्छी तरीके से सभी इंडियंस को बहुत ही रिस्पेक्टफुली खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़, तो अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है, एक अच्छी मेमोरी हमेशा के लिए रह जाएगी सऊदी अरेबिया की। सो MBS जो हैं उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया है कि
भारत के जो लोग वहाँ पर रहते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन सऊदी की इकोनॉमी में, सऊदी की सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा है। और पहले ऐसा होता था कि सऊदी और पाकिस्तान के रिलेशंस, मीन्स डिफेंस रिलेशंस बहुत ही तगड़े हैं उनके, बहुत ही डीप हैं। तो उसकी वजह से हमेशा ऐसा होता था कि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में आप जानते हैं, तो हमेशा सऊदी अरेबिया हमसे दूर रहता था। लेकिन अब न्यू दिल्ली और रियाद जो हैं उनके रिलेशंस पाकिस्तान को बाईपास करके आगे बढ़ रहे हैं। आईएमईसी में भी कोलैबोरेशन होगा, राइट। और इसी के साथ ये कहा जाता है कि जैसे वास्को डी गामा ने इंडिया का रूट ढूंढा था और उसके बाद जो बदलाव आया, वैसा ही बदलाव जो है ये आईएमईसी अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद इतना बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। फिर ब्रिक्स में अब जो सऊदी है वो परमानेंट मेंबर बन चुका है। और एमबीएस का जो विजन है कि 2030 के बाद, 2030 से फिर उनको जो एक अलग सऊदी बनाना है, तो उसमें भी भारत जो है वो उनकी सरकार को सपोर्ट करता है। सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उनका फॉरेन कैपिटल जब भारत में आएगा तो इट्स गोइंग टू बी स्टेबल। वेस्टर्न फंड्स का क्या होता है कि यहाँ पर कुछ भी हुआ तो वेस्टर्न फंड्स वापस चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सऊदी और दूसरे देश, खास करके वेस्ट एशिया के देश जो हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और सऊदी अरेबिया इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम कहते हैं ना कि मीन्स मोर टू कम, ये एक अमेरिकन टर्म है, या फिर जो हम हिंदी में कहते हैं, मीन्स अभी तो बस शुरुआत है, ऐसा कहते हैं ना। सो यही एक पर्याप्त वर्ड मीन्स इडियम है इसके लिए, इंडिया और सऊदी अरेबिया के लिए, कि अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी तो ये मित्रता, फ्रेंडशिप जो है वो और एक नए लेवल तक पहुंचने वाली है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस वन, राइट। आई होप चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने कावेरी इश्यू के बारे में बातचीत की थी, राइट। एक्सपर्टीज ओवर पॉलिटिक्स। आज एक और आर्टिकल हमें पढ़ने को मिल रहा है, इसका नाम है एक्सपर्टीज ओवर पॉलिटिक्स। और यहां पर देखिए, लिटिगेशन ओवर वोटर कैन बी अवॉइडेड ओनली विथ फिक्स्ड डिस्ट्रेस शेयरिंग नॉर्म्स। अब आप मुझे बताइए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इससे पहले हमारी कावेरी की, जो कावेरी रिवर बेसिन के बारे में हमने बात की थी, राइट। तमिलनाडु क्या चाहता है, कर्नाटका का क्या स्टैंड है, फिर मैंने आपको याद होगा तो 4 ऐसी पार्टीज बताई थी। पार्टीज इन द सेंस 4 राज्य, 4 राज्य नहीं, 3 राज्य, 3 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। लेट मी राइट इट डाउन हियर। 3 स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो एक है कर्नाटका, सेकेंड वन इज ऑफ कोर्स तमिलनाडु, तीसरा जो है ये है केरला, एंड द फोर्थ दैट इज ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी, तो ये है पुडुचेरी, राइट। ये चीज आप याद रखिएगा, 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। ये कावेरी रिवर जो है, कावेरी के रिपेरियन स्टेट्स हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कावेरी के स्टेक होल्डर स्टेट्स हैं। यहाँ ये 3 राज्यों में, और या फिर मैं यहाँ पर 4 राज्य बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिए 1 यूटी। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कावेरी का पानी डायरेक्टली ही आ रहा है। डायरेक्ट कावेरी नदी नहीं आ रही है, तो दूसरी जो नदियाँ कावेरी से बन रही हैं उनका पानी यहाँ पर आ रहा है। इसकी वजह से ये चारों के 4 राज्य जो हैं इसके स्टेक होल्डर बन जाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर ये मैप को देख लीजिए, राइट। सी हियर, राइट। तो ये कर्नाटका है जहाँ से इस नदी की शुरुआत होती है। एज यू कैन सी, केरला में भी इसकी कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिनका पानी यहाँ पर पहुँचता है। फिर ऑफ कोर्स ये वाली बॉर्डर आप देखिए, ये केरला, अब सॉरी नॉट केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच की एक बॉर्डर है, तो क्लियरली तमिलनाडु में पानी आता है इसका। एंड देन यू कैन सी कराईकल, राइट। ये पुडुचेरी का पोर्शन है कराईकल, ये वाला, राइट। तो यहाँ पर भी ये इसका पानी आता है। और फिर बे ऑफ बंगाल में कावेरी नदी जो है वो इसका मुख है, यहाँ पर माउथ यहाँ पर है। वोटर एलोकेशन की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, आप थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा, राइट। आज कुछ मीन्स ये सेकंड टाइम हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स नाउ। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये इश्यू गया, क्योंकि अब बारिश जो है वो कम हुई है, तो तमिलनाडु कह रहा है कि भाई हमें पानी दीजिए, कर्नाटका कह रहा है कि हमारे पास उतना ज़्यादा पानी नहीं है तो हम वो पानी नहीं दे पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को रिस्पेक्ट देते हुए, और क्योंकि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA जो है ये प्रॉपर अथॉरिटी है, इसको
मीन्स इट इज एन एक्सपर्ट बॉडी, ये कावेरी वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई एक्सपर्ट बॉडी है, तो दैट इज द CWMA। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो CWMA कहेगा वो आपको करना है, इसमें हम दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, ये क्लियर अथॉरिटी CWMA की है। तो फिर 27 सितंबर तक कर्नाटका को यह आदेश दिया गया कि आप 5000 क्यूसेक जो हैं वो पानी रिलीज कीजिए टू तमिलनाडु टिल सितंबर 27, राइट। और एक्सपर्ट बॉडी ने ये वाटर एलोकेशन जो है वो डिसाइड किया था कि जब डेफिसिट ईयर है, जब बारिश कम होती है, तो उस समय पर इतना पानी जो है वो कर्नाटका को तमिलनाडु को देना पड़ेगा। कर्नाटका का कहना यह था कि 53% फ्लो जो है वो कम हुआ, इनफ्लो शॉर्टफॉल है, तो इसकी वजह से हम पानी नहीं दे पाएंगे। और तमिलनाडु जो है उसकी डिमांड थी कि भाई हमें पानी दीजिए, पानी नहीं मिलेगा तो फिर हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी और ये सारी चीज़ें। तो बारिश कम होने की वजह से ये इश्यू जो है ये दोनों के बीच में हुआ। अब डियर फ्रेंड्स, CWMA reported distress current order until 27 सितंबर। CWMA ने भी डिस्ट्रेस रिपोर्ट किया, लेकिन अभी जो करंट ऑर्डर दिया है इसको 27 सितंबर तक सभी राज्यों को फॉलो करना पड़ेगा, खास करके कर्नाटका को। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी जो है, जो बेसिकली ये चीज़ों को, ये कमेटी है जो कमेटी फिर CWMA को सारी चीज़ें इन्फॉर्म करेगी। तो कमेटी ने ये कहा, कमेटी जो है वो 26 सितंबर को फिर से मिलेगी और फिर 26 सितंबर को चीज़ों को रीअसेस किया जाएगा कि आने वाले समय के लिए कितने पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी क्वांटिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलेगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो बात है, और इससे पहले भी की हमारे डिस्कशन में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, एंडिंग में मैंने अपने पॉइंट्स दिए थे, और ये पॉइंट्स जो हैं वो आज आपको हिंदू के आर्टिकल्स में देखने को मिल रहे हैं। दैट इज़ कि ये जब भी डेफिसिट ईयर आता है तब सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों राज्य पहुंच जाते हैं। तो यहां पर हमें क्या करने की ज़रूरत है पता है? ये ईयरली एडजुडिकेशन के हर साल या फिर जब भी पानी कम हो, बारिश कम हो, उस समय पर कोर्ट के दरवाजे खटखटाना जो है ये एक लंबी प्रोसेस है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो बेस्ट यही है कि CWMA जो है ये परमानेंट डेफिसिट असेसमेंट फॉर्मूला क्रिएट करें। सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो आप डिफाइन कर दीजिए। लेट्स से कि अगर लेट्स से 50 mm बारिश कम होती है तो फिर क्या, राइट, 20 mm बारिश कम होती है तो क्या। तो ये सारी चीज़ें एक पूरा डेटा ड्रिवन अप्रोच से एक पूरा एक चार्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। दिस इज द सॉल्यूशन। और इसमें पॉलिटिक्स नहीं, एक्सपर्टीज जो है, दैट्स वाई इस आर्टिकल का नाम है एक्सपर्टीज ओवर पॉलिटिक्स। कि पॉलिटिशियंस जो कहे वो नहीं, एक्सपर्ट्स जो कहें वो चीज़ जो है वो ऊपर होनी चाहिए, उस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि ये राज्यों के बीच में इश्यूज ना हो, नफरत पैदा ना हो, और इसी के साथ साथ जो राज्यों के लोग हैं, दोनों राज्य या फिर चारों राज्यों के जो लोग हैं, उनके हित को लेकर चीज़ें जो हैं वो चले, और ऐसे ही होना चाहिए। सो दैट्स वाई, अब समझ गए ना एक्सपर्टीज ओवर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। ऐसे ही दोस्तों एक एक आर्टिकल जो है उसको आपको समझना है ताकि मेंस एग्जामिनेशन में चाहे कोई भी टॉपिक आपके सामने आए जो हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो। और अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है, एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई उसके बाद चीज़ें जो हैं वो आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। नाउ एज वी हैव डन विद दिस 2 आर्टिकल्स, जियोपॉलिटिक्स के बारे में अब बातें नहीं करनी है, बातें मीन्स करेंगे। वी हैव G20 डिप्लोमेसी वाला एक आर्टिकल है, नारायण साहब ने लिखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, लेकिन आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस वन फर्स्ट, राइट। ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज डोंट डील विद द रियल कल्प्रिट, इंडियाज इंस्टीट्यूशन। हमारे देश में रियल कल्प्रिट कौन है? क्रिमिनल लॉज की बात आए, क्राइम की बात आए, तो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक नए लॉज कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? सो सरकार को यहां पर बहुत बड़ा बदलाव जो करने की जरूरत थी, दैट इज कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को हम कैसे इंप्रूव करें। चलिए इस आर्टिकल को और अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने लोकसभा में 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया। आपको याद होगा BSS, राइट, BS, इस प्रकार के बिल्स। ये IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले कुछ हिंदी नाम वाले 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले भी हमने इसका एनालिसिस किया है। तो अभी जो करंट क्रिमिनल लॉज हैं इनको रिप्लेस करने की बात है, और लक्ष्य यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए होम मिनिस्टर साहब या फिर सरकार ने ये 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया। अब लॉ एंड ऑर्डर को या फिर क्राइम को कम करने के लिए ऑफ कोर्स कानून की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ कानून के आधार से, अब देखिए
आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। रेप जो है ना, इट्स ए मीन्स एक ऐसा क्राइम है, मीन्स इसकी क्या बात करूँ मैं, इट्स ए वन ऑफ द मोस्ट हॉरिड क्राइम जो होता है, राइट। अब रेप को लेकर कितनी कठोर सजाएं हैं, कितने स्पेसिफिक लॉज हैं, लेकिन क्या हमारे देश में रेप होना बंद हो गया? नहीं। सेम थिंग गोज विथ मर्डर, सेम थिंग गोज विथ सो मेनी अदर थिंग्स। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रिमिनल लॉज जो हैं वो कितने भी स्ट्रांग बना ले, उसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम बंद हो। हाँ, क्रिमिनल लॉज स्ट्रांग होने चाहिए, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल लॉज की वजह से चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं होगी। जो सोशल रूट्स हैं उन पर हमें फोकस करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर क्या है कि क्रिमिनल लॉज जो है वो इंडिविजुअल ब्लेम पर काम करते हैं, राइट। इंडिविजुअल ब्लेम और पनिशमेंट पर काम करते हैं। आपने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में ये चीज़ देखी है ना, कि कोई भी मीन्स एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि कोई भी आदमी अपनी माँ के पेट से ऐसा हैवान पैदा नहीं होता है, ये सोसाइटी उसको ये बना देती है, थिंग्स लाइक दैट। और वो बात भी सच है। यूनिवर्सल इंडिविजुअलिज्म, क्रिमिनल लॉ जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिविजुअलिज्म पर बेस्ड है। तो यहाँ पर जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसको इग्नोर किया जाता है कि वो किस समाज में वो पैदा हुआ, कैसी चीज़ें उसने देखी अपने आसपास। एंड यू विल फाइंड दिस थिंग, सीरियल किलर्स जो होते हैं, आप आई एम श्योर आप बहुत सारी सीरियल्स देखते होंगे, सीरीज जिनको हम कहते हैं, वेब सीरीज, राइट। तो वो देखी होगी आपने वेब सीरीज। देन यू विल फाइंड दिस थिंग, जो सीरियल किलर्स होते हैं तो फिर हमेशा कुछ ना कुछ जो है उनके पास्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ, जब वो बच्चा था तब उसने कुछ देखा कि अपने घर में क्या चीज़ें चल रही थी, और फ्यूचर में फिर वही चीज़ जो है वो करने लगा। द रीज़न इज कि वो उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में पला बड़ा। तो ये यूनिवर्सल इंडिविजुअलिज्म जो है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन फिर हमें उसके साथ साथ देखना चाहिए कि वो सोसाइटी वो किस किस एनवायरनमेंट में वो पला बड़ा है, और उस एनवायरनमेंट को हमें कैसे चेंज करना है, राइट। उस एनवायरनमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ये जो आउटडेटेड व्यू है ना, ये आउटडेटेड व्यू हमेशा एनवायरनमेंट को इग्नोर करता है। रिसर्च ये दिखाती है कि हमारा जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, वो हमारे डिसीजन मेकिंग पर एक बहुत बड़ा प्रभाव क्रिएट करता है। अगेन, रेप्स बहुत सारी जगहों पर, मीन्स आप देखिए निर्भया कांड जो हुआ, निर्भया केस में जिन लोगों ने निर्भया के साथ जो ये रेप किया था, वो लोगों का फाउंडेशन ही ऐसा था, वो लोग ये मानते थे कि नहीं, लड़कियों को रात को घूमना ही नहीं चाहिए। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने के लिए या फिर घूम रही थी, दैट मीन्स कि वो लड़की जो है उसके कोई संस्कार नहीं है, वो तो यही मीन्स शी डिजर्व्स दिस थिंग, राइट। इस प्रकार की मान्यता उनकी थी। सो द रीज़न इज कि वो इस प्रकार के एनवायरनमेंट में, वैसा नहीं है कि वो भले इंसान थे, उनका अपब्रिंगिंग जो हुआ था वैसा एनवायरनमेंट में हुआ था। और रिसर्च ये कहती है कि हमें डीप रूट तक जाना चाहिए, तब जाकर चीज़ें जो हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ों को जब हम इंक्लूड करेंगे तब जाके चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी। तो जिन क्षेत्रों में, जिन जगहों पर आपको ज़्यादा क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं वो भी करना पड़ेगा। सिर्फ लॉ से कुछ नहीं होगा, लॉ के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सो दिस इज द थिंग। तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म से बहुत बड़े बदलाव नहीं आएंगे, राइट। अगर हमें जेन्युइनली बदलाव करने हैं तो फिर हमें पूरी सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आप कभी पुलिस स्टेशन तो जाइए, यू विल फाइंड दिस थिंग कि बहुत सारे कागज़, बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर कोर्ट में भी एक लंबा समय लग जाता है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो क्राइम करने के बारे में इसलिए सोच सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि सालों लग जाएंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल लग जाएंगे एक केस को चलते चलते। सो दैट्स वाई दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट लॉ दैट मच। लेकिन अगर जस्ट इमेजिन कि 2 महीने के अंदर धड़ाधड़ सज़ा हो जाए, कि 2 महीने के अंदर केस खत्म, या फिर 1 साल के अंदर, मैक्सिमम 1 साल के अंदर केस खत्म हो जाएगा और फिर आपको सज़ा हो जाएगी, तो फिर पता चलेगा ना, फिर क्राइम करना या फिर किसी को ऐसे चाटा मारना जो है वो भी पॉसिबल नहीं है। आप कभी डेवलप्ड देश में जाइए, लंदन, न्यूयॉर्क, ऐसे बड़े शहरों में जाइए, आप वहाँ पर किसी के ऊपर हाथ तो उठाइए, यू विल फाइंड कि कैसे आप मीन्स विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप जेल के अंदर होंगे या फिर लॉकअप में होंगे। द रीज़न इज़ कि वहाँ पर सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो हमें यहाँ पर यही चीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या है कि सिस्टम विक्टिम जो पीड़ित है उसको और एक्यूज्ड दोनों को
दोनों को फेल करती है, राइट। जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा भी होनी चाहिए, और जेल में अगर किसी को भेजा जा रहा है जो क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, तो जेल के बाहर जब वो निकले तो वो कोई भाई बनकर नहीं आना चाहिए। जेल के बाहर अगर वो आदमी आता है तो वो एक भला इंसान बनकर आना चाहिए, वहाँ पर उसको रिबूट करना चाहिए कि उनकी जो गलत मान्यता हो गई, जो भी चीज़ है। तो जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो आदमी जो है वो एक इट्स लाइक एन एजुकेशन टूर, कि वहाँ पर जाकर फिर वापस जो सोसाइटी में उसकी एंट्री हो तो तब वो एक अच्छा आदमी बनकर आए। तो पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स और दूसरी सर्विसेज, सारी चीज़ों में नए बदलाव की ज़रूरत है, नए फंडामेंटल चेंजेस करने की ज़रूरत है। सिर्फ बिल आने से कुछ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार भी जानती है। अगर मैं और आप बैठा बैठा एक आर्टिकल पढ़ के ये जान लेते हैं कि भाई इससे कोई बदलाव नहीं आएगा, तो सरकार को भी पता है। लेकिन सरकार जो है कई बार क्या करती है, बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए, सिंबॉलिज्म जिनको कहते हैं ना, कि ये चीज़ें सिंबॉलिक हैं, कि उनको होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की टीम में काम करने वाले जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको भी पता है कि इस चीज़ से कुछ बड़ा बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ लॉ से कुछ नहीं होगा, आपको पूरी जस्टिस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। 7 पुलिस रिफॉर्म्स को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ जजेस की अपॉइंटमेंट, राइट, जो सेशंस लेवल के या फिर जो उससे भी उसके पैरेलल की जो भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें आपको नए जजेस को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए नए जजेस की ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन की ज़रूरत होगी। इसी के साथ आपको नए लॉयर्स चाहिए, राइट। तो हर जगह पर कितने सारे लेवल पर काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर बड़ी बातें ये बताई जाती हैं कि सिर्फ नए लॉ के आने से अब क्राइम नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन दिस क्रिमिनल लॉज, कि सिर्फ क्रिमिनल लॉ से कुछ नहीं होता है। ओके, यहाँ पर अब हम पहुँच गए, हमने कितने आर्टिकल्स देख लिए, गोइंग थ्रू दिस वन and this one, isn't it? Now we have 1, 2 and 3 articles to go, right? और देखिए 3 आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए, it's already 31 minutes, so we gotta move bit fast here, right? ऐसा नहीं है कि हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को स्किप करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं तो उस पर और ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। जैसे इस विषय को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि नए घर में जब एंटर करते हैं तो एक नया मौका मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें क्या देखने को मिला कि एक एमपी ने दूसरे एमपी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। अब पुराने ज़माने में भी ये होता था कि जो मोनार्क्स थे, जो राजा थे, जो लीडर्स थे, वो शहरों में कुछ ऐसे बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनाते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते थे, और एक रिच कल्चर का तो वो पार्ट बनता ही था। इसी के साथ साथ अपनी एक लेगेसी दिखाने का प्रयास होता था कि देखिए हम कितने महान हैं, और उस समय पर ये चीज़ें चलती थी, और आज भी ये था। ब्रिटिश राज के समय में उन्होंने जो ये सर्कुलर पार्लियामेंट बनाई तो वो दिखाना चाहते थे कि जो नेटिव लोग हैं ना, भारत के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनका कल्चर पिछड़ा हुआ है, और ब्रिटिश राज जो हैं इससे ही आपका उद्धार होगा। इस प्रकार की चीज़ जो है वो दिखाना चाहते थे। वो हमारे लोगों को कल्चरली एनलाइटन करने की बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक अंधकार का युद्ध भी हमारे देश में आ गया था। ल्यूटन्स दिल्ली जो है, इसका जो वेस्टर्न इंडियन ब्लेंड बिल्डिंग था, वेस्टर्न और इंडियन ब्लेंड वाला ये जो बिल्डिंग बनाया, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट, भगत सिंह साहब जो हैं वो इसको एक इंपीरियलिज्म का एक सिंबल मानते थे, और कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर पैम्पलेट्स भी फेंके, और इसी के साथ एक लो इंटेंसिटी वाला धमाका भी अंदर किया था। और फिर आप जानते हैं भगत सिंह साहब का इतिहास, तो इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब ने एक स्पीच भी दी थी, और उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी यहाँ पर बैठी, और उसके बाद धीरे धीरे ये पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी का पार्ट बन गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसके बाद ये बिल्डिंग जो है वो नए भारत की एक नई पहचान बन गई, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो सरकार है ना, हमारी आप ये जो फिलहाल मोदी गवर्नमेंट है, एंड यू विल फाइंड दिस वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, वेरी पैराडॉक्सिकल, कि जब हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे थे तब मैं मोदी सरकार की प्रशंसा कर रहा था कि अच्छी चीज़ें हुई, और अब मैं कुछ चीज़ें जैसे कि लॉ की बात अभी मैंने की, राइट। तो मैंने बताया कि भाई यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये सिंबॉलिज्म वाला काम कर रहे हैं, दिखावे की बात है ये ज़्यादा, इससे इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। और
अब जब हम ये पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर मैं मोदी सरकार जो है या फिर जो करंट गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। तो ये पैराडॉक्स क्यों? ऐसा ही होता है दोस्तों। हमारी सरकार मेरे और आपकी तरह परफेक्ट नहीं है। जहां पर सरकार की गलतियां होती है ना, या फिर जहां पर सरकार गलत होती है, उन चीजों को हाईलाइट करना एक एजुकेटर का काम होता है। एक अनबायस्ड तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से एजुकेटर को, खास करके एजुकेटर्स को, क्योंकि एजुकेटर्स अगर ऐसे होंगे तभी जाकर स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर भी ये इम्पार्शियलिटी डेवलप होगी। तो ये इम्पार्शियलिटी एज ए सिटीजन इंपॉर्टेंट है, इम्पार्शियलिटी एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करना चाहिए। पर्सनली हो सकता है कि आपको मोदी साहब बहुत पसंद हो, पर्सनली हो सकता है कि आपको मोदी साहब की पर्सनालिटी, उनका जीवन, बहुत सारी चीजें, मीन्स वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बना है तो ऐसे ही थोड़ी बनेगा प्राइम मिनिस्टर कोई। ऑफ कोर्स उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होगी जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने। सेम थिंग गोज विद मनमोहन सिंह साहब। वो हमारे देश के 2 टर्म्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बात होगी ना कि वो टॉप पोजीशन पर 10 सालों के लिए बैठे हैं। तो हर एक प्राइम मिनिस्टर, चाहे आपको नेहरू जी पसंद हो ना हो, बट ये चीज माननी पड़ेगी कि वहां तक पहुंचना और बैठना, इट्स नॉट मीन्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, एज वी कैन ऑल अंडरस्टैंड, राइट। एक छोटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है स्टेट लेवल की, या फिर स्टेट लेवल में भी टीयर 3 वाली एग्जामिनेशन जो है वो भी क्रैक करने में पता चल जाता है कि कितनी कंपटीशन है। तो आप देखिए, देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनमें से एक अगर आप बनते हैं तो ऑफकोर्स आपके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ हैं ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनकी सरकार गलत हो रही है या फिर कहीं पर गलत है तो हम उनकी बात ना करें, राइट। तो दिस इज द थिंग दैट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमने क्यों बनाई? मोदी साहब बार बार ये कहते हैं कि भाई वो कॉलोनियलिज्म वाला जो था, वो कॉलोनियल हैंगओवर चला जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो फिर उस मीन्स एक तरफ आप नई बिल्डिंग बना रहे हैं और देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियरली दिखाई दे रही है कि एक तरफ वो जो सेंगोल है, वो जो लंबी सी छड़ी थी ना जिसके ऊपर गोल्डन ऐसी मीन्स एक सिंबॉलिक चीज़ है, सेंगोल जिसको कहते हैं, राइट। अब बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इसके बारे में। तो ये सेंगोल कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमें दिया था, भारत सरकार को, मीन्स ब्रिटिशर्स के पास वो घर से थोड़ी लेकर आए थे, विक्टोरिया या फिर डाउनटाउन एबी से लेकर, यानी कि यूके से वो नहीं आया था, वो यहाँ का ही था, लेकिन ये उनके पास था। तो उन्होंने एज ए पावर ट्रांसफ़र के सिंबल के तौर पर ये सेंगोल जो है वो हमें दिया, भारत की सरकार को दिया, नेहरू साहब को दिया, लेट्स से। और एक तरफ हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं और दूसरी तरफ यही सेंगोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पर सरकार खुद कंफ्यूज है कि कॉलोनियल, डी कॉलोनियल, राइट। तो ये एक चीज़ सरकार को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्लियरली मिसमैच हो रहा है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, अब ब्रिटिश राज जो है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, वो भी हमारे कल्चर का पार्ट बन ही चुका है। आप सिंपल चीज़ें देख लीजिए, जब ब्रिटिश राज आया ना, उससे पहले चाय पीना इट वाज नॉट कॉमन इन आवर कंट्री। चाय का वो था ही नहीं ज़्यादातर रीजन में, कुछ जगहों पर होगा, कुछ क्षेत्रों में, लेकिन अब जिस प्रकार से हम दिन में 3-3, 4-4 चाय पी लेते हैं, वो एक ब्रिटिश कल्चर का ही पार्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम मीन्स वो हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है। तो वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कॉलोनियल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। महिलाओं का जो रिजर्वेशन वाला बिल है, कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने स्टडी ग्लोस पर एक वीडियो बनाया था, और इस वीडियो में यह था कि भाई हमने जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वहां पर एंट्री ली, और कौन कौन से बिल्स जो हैं उनको डिस्कस किए जाएंगे, कौन कौन से बिल के बारे में डिस्कशन होगी। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मैंने उस वीडियो में यह कहा था कि महिलाओं का रिजर्वेशन वाला बिल जो है ना, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, और अपडेट नहीं थी मेरे पास। इसकी वजह से मैंने जो रियलिटी थी वो बता दी कि भाई मेरे पास कोई अपडेट नहीं आई है इसको लेकर। कुछ ऐसे गधे हैं जिन्होंने मीन्स कुछ ऐसे होते हैं, इनको मैं स्टूडेंट से नहीं मानता हूँ, वो कहते हैं कि भाई हाफ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अरे भाई तू पहले देख तो सही। गलती मेरी नहीं है, यहाँ पर गलती सरकार की है। सरकार ने इतना इंपॉर्टेंट बिल महिलाओं के साथ, महिलाओं का जो रिजर्वेशन वाला बिल है, मैंने
इसी डिस्कशन में, इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था ना कि हमारे देश की रफली स्पीकिंग 50% पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाला ये बिल है, तो इसके ऊपर एक थरो डिस्कशन होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इस बिल को, मीन्स जो लिस्ट होता है, एक लिस्ट जारी किया जाता है कि भाई इतने बिल्स जो हैं वो देखे जाएंगे, तो उसमें ये बिल ऐड ही नहीं किया था। तो क्या ये कॉलोनियल माइंडसेट नहीं है? क्या बताते भी नहीं है कि नई बिल्डिंग में जा रहे हैं और मीन्स लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात है, तो फिर लोगों को पता भी होना चाहिए ना कि लिस्ट में कौन कौन से बिल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सजेशंस दिए गए थे, मीन्स इस पर इतनी कोई खास डिस्कशन नहीं हुई। जो इंक्लूसिविटी के सजेशंस दिए गए थे, इनको डिसरिगार्ड किया सरकार ने। और आज भी देखिए इंप्लीमेंटेशन की टाइमलाइन जो है, इसको लेकर अनसर्टेनिटी है। तो माइक पर या फिर स्टेज पर या फिर कैमरा के सामने कुछ बातें कह देना इजी होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा नहीं हो रहा है, ये टॉप मैनेजमेंट जो हैं, मोदी साहब और उनका जो कैबिनेट है, उनको ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखना चाहिए कि जो कहते हैं ना, कथनी में और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। स्पेशल सेशन जो हैं वो कंडक्ट किया गया नए पार्लियामेंट का, और उसमें हमें कम्युनल स्लर्स देखने को मिले, इस प्रकार की बातें, राइट। किसी एक आप एमपी के बारे में एक दूसरे एमपी ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर टॉप गवर्नमेंट को, उनको तो मीन्स आई एम श्योर उनको बहुत सुनने को मिला ही होगा, लेकिन एक लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस प्रकार की चीज़ें जो है, मीन्स एक सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे एमपी को। और ये इजिप्शियन पिरामिड्स, राइट, ये बहुत सारे ऐसे हैं सिंबल्स हैं, और ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो हमें, सिंबॉलिक बिल्डिंग्स हैं, वो हमें दिखाती है। उससे यही चीज़ हम सीख सकते हैं कि नई बिल्डिंग अच्छी बिल्डिंग से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अंदर आपका काम करने का तरीका क्या है, दैट विल मैटर अ लॉट, राइट। Now, dear friends, let's move on to this one, G20 diplomacy and a shifting world order. नारायण साहब ने यह आर्टिकल लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूफोरिया अबाउट G20 आउटकम अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी नीड्स टू बी टेम्पर्ड गिवन द मेनी डार्क क्लाउड्स ऑन द ग्लोबल होराइजन। कुछ डार्क क्लाउड्स भी हैं। As we know, dear friends, 100 से ज़्यादा एजेंडा आइटम्स पर एग्रीमेंट हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बावजूद भी काफ़ी अच्छी तरीके से भारत ने इस G20 को होस्ट किया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ और बहुत सारे इश्यूज़ को कवर किया गया, वाइड रेंज कवर इसको मिला। तो कंपेयर टू जो बाली वाली मीटिंग थी, इससे पहले की जो समिट थी, तो उसके कंपैरिजन में न्यू दिल्ली का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अब चाइना जो है उसने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को वेलकम किया है, लेकिन कहा है कि G20 इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के लिए नहीं। और ये बात भी सच है कि G20 अब ज़्यादा जियोपॉलिटिकल होने लगा है। चाइना ने IMEC के बारे में ये कहा कि अच्छी बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, लेकिन ये जियोपॉलिटिकल, इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अब चाइना को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है आप किस प्रकार से चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो हमें लेसन ना दे, वही अच्छा रहेगा। G20 को लेकर कुछ देशों के मिक्स्ड रिव्यू भी हैं, जैसे कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो हैं वो आज भी अनरिजॉल्व हैं, बहुत सारे, जैसे कि उन्होंने कहा कोरियन पेनिनसुला का इश्यू, फिर रशिया यूक्रेन वाला इश्यू, तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं वो आज भी अनरिजॉल्व हैं। तो कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। चाइना के लिए ऑफ कोर्स इंडिया एक प्राइम टारगेट है, और भारत जो है वो मीन्स बहुत ही कोशियसली, और चाइना की सेंसिटिविटी, चाइना काफ़ी सेंसिटिवली चीज़ों को देख रहा है, तो वी हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड एज वेल। 2008-2009 में इकोनॉमिक क्राइसिस में G20 ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन अब इसका फोकस जियोपॉलिटिकल होने लगा है। दो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, एक है वेस्टर्न वर्ल्ड और एक है चाइना रशिया। एंड वी ऑल नो कि अब नॉन अलाइनमेंट का एक वक्त जो था, अब ये यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आती है इस आर्टिकल की वो ये है कि नॉन अलाइंड की जो स्पेस थी अब ये श्रिंक हो रही है। एक तरफ नेटो एक्सपांड कर रहा है, दूसरी तरफ ये जो चाइना रशिया का जो ग्रुप है वो एक्सपांड कर रहा है, राइट। और इस वजह से बहुत सारे देश जो पहले न्यूट्रल रहा करते थे, नॉन अलाइंड रहते थे, अब वो नॉन अलाइनमेंट का जो सर्कल है वो बहुत कम होता जा रहा है। नॉर्थ कोरिया अब रशिया और चाइना की गैंग में ऐड हो चुका है। ये जो ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश जो हैं वो नेटो की गैंग में या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड की गैंग में ऐड हो चुके हैं। टर्की जो हैं, टर्की और रशिया के बीच में
बॉन्ड काफ़ी बढ़ने लगा है। रशिया के पुतिन और एर्दोआन जो है उनके बीच में एक पर्सनल फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है। रशिया बहुत सारे अफ्रीकन देशों को फूड ग्रेन सप्लाई करने लगा है, तो वहाँ पर अपना प्रभुत्व जो है वो जमाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस आर्टिकल में है वो ये है कि नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे फेड, यानी कि धीरे धीरे अब ये आउटडेटेड होता जा रहा है, और न्यूट्रलिटी की स्पेस जो है वो अब श्रिंक होती जा रही है। न्यूट्रलिटी का उतना ज़्यादा अब रोल नहीं रहेगा। क्लियर दो गैंग्स जो है वो बन रही है, ऐसा नारायण साहब अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं। वो हमारे पहले सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। उनके पॉइंट जो हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट्स से नेटो यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया चाइना, तो ये दो बड़े जो पोल्स बने हैं। तो अब इंडिया के लिए भी ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम कहाँ पर रहें, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ। यहाँ पर रहेंगे तो चाइना है, पूरा यहाँ रहेंगे तो रशिया और दूसरे देशों को। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी जिसको कहते हैं ना, उसको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। और आपको बार बार ये शब्द जो है वो पढ़ने को मिलेगा, इसको कहते हैं टाइट रॉप वॉक। मतलब पता है ना आपको, वो जो हम देखते हैं ना सड़कों पर, वो ऐसे दो पोल्स क्रिएट किए जाते हैं और इस पर एक रस्सी होती है और रस्सी पर एक आदमी जो है वो चलता है, अपने हाथ में एक बड़ा सा पोल होता है उसके पास, तो फिर वो बैलेंस रख के चलता है। तो इट इज़ कॉल्ड टाइट रॉप वॉक। तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिक्स में भारत के लिए इतनी मीन्स टाइट रॉप वॉक जो है वो भारत को करती रहनी पड़ेगी, राइट। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। अब लास्ट येट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट्स अबाउट दिस वन, वॉर इन कोकेसस। कोकेसस एक रीजन है, एक क्षेत्र है, और यहाँ पर दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, एक है अर्मेनिया और एक है अजरबैजान। तो सबसे पहले तो आप इस रीजन को देख लीजिए। यहाँ पर कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ईरान के ऊपर जो कैस्पियन समंदर है ये, राइट, कैस्पियन सी, ये वाला कैस्पियन सी है पूरा, एज यू कैन सी द लेजर। यहाँ पर है रशिया, ब्लैक सी। फिर उस तरफ जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा को मिलेगा, इस तरफ थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो यूक्रेन, राइट। यहाँ पर है टर्की, सीरिया, इराक। और यहाँ पर आप अगर आएंगे तो दिस इज कॉल्ड कॉकेशियन रीजन। यहाँ पर कॉकेशियन माउंटेन्स हैं, कॉकस माउंटेन है, कॉकेशियन नहीं, कॉकस माउंटेन है। तो ये वाला क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉर्जिया नाम का देश है, ये रहा अर्मेनिया, ये रहा अजरबैजान, बाकू इसका कैपिटल है, ये रिवान इसका, ये अर्मेनिया का कैपिटल है, एज यू कैन सी, राइट। तो ये रहा, ये टर्की के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है अर्मेनिया, और अजरबैजान जो है वो ईरान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। एंड देन यू हैव दिस रशिया ओवर हियर। अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से, इसके मैप को, थैंक्स टू अल जजीरा फॉर दिस वेरी गुड मैप। नाउ डियर फ्रेंड्स पे अटेंशन हियर, ये अजरबैजान है। अब देखेंगे ये अर्मेनिया है और ये अजरबैजान है। अब ये वाला जो पोर्शन है ना अजरबैजान के अंदर, ये वाला पोर्शन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है नागोर्नो काराबाख। मैं इसको एन के कहूंगा, एन के, राइट, नागोर्नो काराबाख एरिया, एन के। अब ये एन के वाला एरिया जो है वो किसी दूसरे देश के टेरिटरी में आता है, लेकिन ये किसी दूसरे देश के लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। समझ गए ना कितनी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर। सो दैट्स व्हाट इट इज़। नाउ अजरबैजान जो है, मीन्स ये एनके वाला रीजन जो था वो अभी तक किसके पास था, वो अजरबैजान के अंदर आता है। ज़मीन वाइज देखें जियो मीन्स तो ये अंदर, उसके अंदर है, लेकिन ये अर्मेनिया के पास था। तो अब अजरबैजान ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, और यहाँ पर यूएसए, रशिया, टर्की के इंटरेस्ट इंटरैक्ट होते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये बड़े बड़े पावर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर टग ऑफ वॉर में है, और यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर अजरबैजान और अर्मेनिया देश जो है उनके बीच में झगड़ा चल रहा है। सोवियत यूनियन जब 1991 के बाद, सोवियत यूनियन जब गिर गया, उसका फॉल हुआ, उसके बाद बहुत सारे नए नए देश पैदा हुए। तो अर्मेनिया जो है वहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ, और फिर अजरबैजान जो है मीन्स वो दोनों अलग हो गए, और उसके बाद ये अर्मेनिया के जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर एक रेफरेंडम किया, और ये वाला जो एन के वाला रीजन जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। तब से वो अपने कंट्रोल में है। फिर 2020 में जब कोविड चल रहा था, उस समय पर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अजरबैजान जो है ये
इसको सपोर्ट मिलता है टर्की का, और आर्मेनिया जो है इसको सपोर्ट मिलता है रशिया का। तो अजरबैजान ने जो एनके वाला रीजन है उसकी कुछ टेरिटरीज अपने कंट्रोल में ले ली 2020 के टाइम पर। रशिया ने फिर सीज फायर करवाया, और ये जो सबसे बड़ा शहर है उसका स्टेपानाकर्ट जो है ये लोकल्स के पास, यानी कि आर्मेनिया के लोग जो इस एनके रीजन में रहते हैं उनके पास ही रहा। फिर इश्यूज जो है वो और ज़्यादा मीन्स धीरे धीरे लगता ही था कि आज नहीं तो कल ये इश्यूज जो हैं वो होंगे ही होंगे। और फिर अजरबैजान जो हैं उन्होंने जो लैचिन कॉरिडोर हैं, जहाँ पर मीन्स आपने देखा ना वो मैप में कि पूरा एक क्षेत्र जो है ये एनके वाला, तो ये पूरा अजरबैजान में है, तो फिर आपको आर्मेनिया जाना है तो उसके लिए कॉरिडोर हैं। तो ये कॉरिडोर जो है दैट इज़ लैचिन कॉरिडोर। तो ये लैचिन कॉरिडोर अजरबैजान ने ब्लॉक कर दिया। फिर दुनिया भर के अलग अलग देशों ने इसकी निंदा की, तो फिर यहाँ पर चेक पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारा कंट्रोल जो है वो अजरबैजान का यहाँ पर रहता है। अजरबैजान ने अचानक से ही ये चीज़ें जो हैं वो अपने कंट्रोल में ले ली, और दो बड़े बदलाव हुए उसकी वजह से, दो शिफ्ट्स हुए। एक तो टर्की जो है उसका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और दूसरी चीज़ है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया जो है उसका इन्फ्लुएंस पूरे क्षेत्र में कम हुआ है। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बाकू यानी कि अजरबैजान ने ये एनके वाला रीजन जो है वो कंट्रोल कर लिया। 3 दशकों में जो चीज़ें 1991 से लेकर आज तक जो चीज़ नहीं कर पाया था अजरबैजान, वो एक ही दिन में उन्होंने कर लिया। ये पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब एक चीज़ जो उनको करनी चाहिए वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जिनके साथ रहना चाहते, मीन्स यहाँ पर एक पीसफुल सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, वरना ये इश्यू जो है वो चलता ही रहेगा। इट विल बिकम एन ऑन गोइंग इश्यू, सदियों तक ये चलता रहेगा। तो ऐसा ना हो, इसका कोई एक सॉल्यूशन जो है वो अजरबैजान और आर्मेनिया को मिलकर ही निकालना पड़ेगा। और ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज जो है ना वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने ही स्वार्थ को देखते हैं। ये बात जितना जल्दी ये देश दोनों देश समझ जाएंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। दोस्तों कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। एक तो 9 नए वंदे भारत के रूट्स को डिक्लेयर किया गया, राइट, इनका उद्घाटन किया गया 24 सितंबर को। तो नीचे दिए गए 4 रूट्स में से कौन सा ऐसा रूट है जो नए 9 वंदे भारत ट्रेन के रूट का पार्ट नहीं है, राइट, नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन है, पॉज करके आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। दूसरा जो है वो ये है कि अभी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है वहाँ पर इंडियन ग्रांड प्री में एक मोटो जीपी की रेस हुई, तो इसमें जीत किसकी हुई है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। और नेक्स्ट वन, नासा का एक स्पेसक्राफ्ट उटा डेजर्ट जो है वहां पर पैराशूट के माध्यम से सेफली लैंड हुआ है। अब ये डीप स्पेस में जाकर इसने कुछ एस्टेरॉइड्स जो हैं उनसे सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। तो ये स्पेसक्राफ्ट जो है इसका नाम क्या है? पॉज करके अच्छे से ऑप्शंस देखिए और आंसर कमेंट सेक्शन में देना है आपको। एंड इसके बारे में तो हमने डिस्कशन भी की थी, आपको पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के 3 हमारे प्लेयर्स जो हैं जो चाइना जाने वाले थे, फिर वो फाइनली प्लेन पर नहीं जाने दिया उनको। तो ये तीनों प्लेयर्स जो हैं वो किस स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं? सो दिस आर द 4 क्वेश्चंस ऑफ द डे, and that's everything as far as today's discussion is concerned. Dear friends, thank you very much for your love and support. If you want to get in touch with me, मुझे फॉलो करना चाहते हैं, देन जो अलग अलग जो सोशल मीडिया की लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।